हेलो एवरीवन अगेन। लास्ट टाइम हम लोग रिलेशंस के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोगों ने जान लिया था कि क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कौन कौन से होते हैं। आज हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस रिलेशन का एक स्पेशल केस हो जाता है। जैसे रिलेशन हमने देखा था कि दो सेट होते हैं x और y। तो x से y में तो जब रिलेशन हो रहा था तो हमने कहा था कि x क्रॉस y मतलब x और y के ऑर्डर पेयर्स का जो सबसेट होता है उसे रिलेशन कहा जाता है। इसी तरह फंक्शन भी x और y के ऑर्डर पेयर का सबसेट ही होता है, लेकिन एक फंक्शन में एक स्पेशल कंडीशन लग जाती है। फंक्शन की कंडीशन क्या कहती है, ये x टू y फंक्शन कब होगा अगर x के एलिमेंट है x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट, y के एलिमेंट्स है y1, y2, y3, y4 डॉट डॉट। तो x टू y फंक्शन तब होगा जब f ऑफ x1 एक यूनिक एलिमेंट हो y का, where y is unique। f ऑफ x1 एक यूनिक एलिमेंट हो y का। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग फंक्शन में x की जगह पे x के अंदर से कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मान लीजिए हमने x2 सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें इसमें की कोई एक वैल्यू यूनिकली मिल जाए। ये ना हो कि हमने एक बार f ऑफ x2 किया तो y1 मिल गया, दूसरी बार अगर एक और बार f ऑफ x2 करें तो हमें y2 भी मिल रहा है। ये फंक्शन नहीं है। एक x की वैल्यू के लिए y में से एक ही वैल्यू आनी चाहिए, उसी को फंक्शन कहा जाता है। ये हो सकता है कि f ऑफ x1 भी y3 आ जाए और f ऑफ x4 भी y3 आ जाए। ये पॉसिबल है, ये फंक्शन होगा। लेकिन f ऑफ x1 इक्वल्स टू y1 और y2 ना हो। f ऑफ x1 y1 y2 मतलब दो अलग अलग वैल्यू ना हो, f ऑफ x1 की एक ही वैल्यू है y में से, वो भी यूनिक है, उसके अलावा कोई और वैल्यू ना हो, तो ऐसी कंडीशन में ही x टू y में फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो फॉर फंक्शन टू एग्जिस्ट, for all x belongs to x, there shall exist a unique y belonging to y। हमने कहा कि फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए x के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए एक यूनिक y का एलिमेंट, तभी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं, तो जब हम लोग फंक्शन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें जो y की वैल्यू मिलती है, तो इन y की वैल्यूज को x की वैल्यूज के लिए इमेज कहा जाता है। हम लोग कहते हैं, मान लीजिए हमने f की वैल्यू में f ऑफ x1 निकाला y1, तो हम लोग ये कहेंगे कि y1 इज द इमेज ऑफ x1 इन y। y सेट में y1 x1 की इमेज है। ये तो y1 को इनकी वैल्यूज भी कह सकते हैं या इसकी इमेज भी कह सकते हैं। इमेज एक ऐसे ही वर्ड हो गया जो यूज कर सकते हैं हम लोग। अब डोमेन क्या होती है फंक्शन की? डोमेन ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन की डोमेन क्या होगी ये देखना है हमें। x में से फंक्शन में हम लोग जो जो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उस सबके कलेक्टिवली सेट को उस फंक्शन की डोमेन कहा जाता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया था fx, जो कि x से y में फंक्शन डिफाइन था f ऑफ x। तो x की जो जो वैल्यूज हम लोग इस x वाले सेट से ले सकते हैं, उन सब को कलेक्टिवली कहा जाता है कि ये फंक्शन की डोमेन है। मतलब x की जगह पे जो जो वैल्यूज पॉसिबल हैं जिसे हम सब्स्टिट्यूट करके y में से वैल्यू पा सकते हैं, उन सारी वैल्यूज को कलेक्टिवली कहा जाता है फंक्शन की डोमेन। तो ये जो x सेट है, ये क्या हो गया? डोमेन हो गया इसका। फिर
कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। कोडोमेन क्या होगी फंक्शन की? मान लीजिए हमने डोमेन में से x की वैल्यूज निकाली और फंक्शन में सब्स्टिट्यूट की, तो जो जो पॉसिबल y की वैल्यूज आ सकती हैं, जिस रेंज के अंदर y की, जिस रेंज कह लीजिए या जिस सेट के अंदर y की वैल्यूज पॉसिबल हमें दिख रही हैं कि y की वैल्यूज इसी सेट के अंदर आएंगी, तो उस पूरे सेट को कलेक्टिवली कह देते हैं उस फंक्शन की कोडोमेन। तो मान लीजिए हमने एक रियल वैल्यू ली और हमें पता है कि रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में फंक्शन में हमें एक रियल ही वैल्यू मिलेगी एज अ उसका इमेज, तो हम लोग कह देंगे कि उस फंक्शन के लिए उसकी कोडोमेन पूरा रियल नंबर का सेट है। अब ज़रूरी है कि कोडोमेन में वो सारी वैल्यूज प्रेजेंट भी हों और कुछ अलग से भी वैल्यूज प्रेजेंट हों जो शायद इमेज ना हो किसी एक्स की वैल्यूज के लिए। तो वाई सेट जो हो गया वो कोडोमेन हो गया फंक्शन का। कोडोमेन हो गया, कोडोमेन क्लियर हुआ। कोडोमेन कहता है कि हम लोग x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो जो पॉसिबिलिटी बन सकती है y की वैल्यूज पाने की, मतलब y की वैल्यू जिस रेंज में पॉसिबल हमें दिख रही है कि इस रेंज में y की वैल्यूज आ सकती हैं, या x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें y की में से क्या क्या इमेज fx की नज़र आ रही हैं, उन सब के कलेक्टिव सेट को कह दिया जाता है कोडोमेन। मतलब जो जो पॉसिबिलिटी दिखती हैं उन सब को कोडोमेन कह देते हैं। रेंज क्या हुआ? फंक्शन में जो जब हम लोग x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो जो y की वैल्यूज में मिलती चली जाएंगी, उन सब y की वैल्यूज को हम लोग कलेक्टिवली रेंज कहेंगे। मतलब x की वैल्यूज के लिए हमें जो जो इमेजेस मिलेंगी अंडर y सेट, वो सब फंक्शन की रेंज रहेंगे। रेंज एक तरह से कोडोमेन का सबसेट हो गया। कोडोमेन में तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी जिनमें पॉसिबल है कि हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे y की वैल्यू मिल जाए, लेकिन रेंज क्या कहता है? रेंज कहता है जो जो y की वैल्यू आ रही है उन सब को कलेक्टिवली रेंज कहेंगे। मतलब मान लीजिए हमें ये सब वैल्यूज थी, लेकिन f ऑफ x1 रखने से y1 मिला, f ऑफ x2 रखने से y1 मिला, f ऑफ x3 रखने से y2 मिला और f ऑफ x4 रखने से फिर y2 मिल गया। तो यहाँ पे फंक्शन की रेंज होगी खाली y1 और y2 ही होगी। जो y3 y4 है वो रेंज में नहीं काउंट होंगे, वो सिर्फ उसके कोडोमेन में काउंट होंगे। मतलब हमारा जो फंक्शन था उसमें मैपिंग हुई थी इस तरह और इस तरह, इस तरह। तो जो y3 है y4 है, वो y3 y4 x की किसी भी वैल्यू के लिए इमेज नहीं बन रहे हैं। मतलब x की कोई भी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हमें y3 y4 नहीं मिल रहे हैं, तो y3 y4 को हम लोग फंक्शन की रेंज में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो सब सिर्फ कोडोमेन में रहेंगे। क्योंकि कोडोमेन में हम लोग वो सारी वैल्यूज ले लेते हैं जो पॉसिबिलिटी नजर आती है कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे फंक्शन हमें दे सकता है। लेकिन रेंज क्या कहता है? रेंज कहता है हम लोगों को उन्हीं उन वैल्यूज का कलेक्ट करना है जो सिर्फ आएंगी y की वैल्यू रखने से, उन्हें नहीं लेना जो आ सकती हैं या नहीं आएंगी, जो आ रही हैं उन्हीं को लेना है। वो होता है रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब फंक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप के फंक्शन देखेंगे, एक 1-1 देखेंगे, 1-2 देखेंगे। सिलेबस में हम लोग क्या होते तो बहुत सारे फंक्शन, 1-1 होता है, 1-2 होता है, मिनिमम होता है, इनटू फंक्शंस होते हैं। तो ये सब पढ़ना है, लेकिन पढ़ सकते हैं, इसे बुक्स में इजी लेवल पे दिए होते हैं। लेकिन मेनली क्वेश्चन क्या आते हैं प्रूव करने को कि फंक्शन 1-1 है या 1-2 है। अगर कोई फंक्शन 1-1 1-2 दोनों हो जाता है तो पूछा जाता है कि क्या यह फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। जो फंक्शन 1-1 और 1-2 दोनों होता है उसे कलेक्टिवली बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो हम लोग मेनली से फोकस अपना रखते हैं कि कौन सा फंक्शन 1-1 है, कौन सा फंक्शन 1-2 है। हमें नहीं मतलब है कि मिनिमम क्या होता है, वो क्या होता है, वो आप पढ़ लीजिए, बहुत इजी लेवल में दिया होता है बुक्स के अंदर। तो 1-1 फंक्शन
मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स एक्स टू वाई में, एक्स सेट से वाई सेट में एक फंक्शन में डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स। ठीक, अगर एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए हमें सिर्फ एक ही वैल्यू वाई में मिले और वो यूनिक हो, तब ये फंक्शन 1 1 कहलाता है। मतलब एक्स की कोई एक वैल्यू लें तो हमें एक आंसर मिल जाए, फिर x2 रखें तो एक और आंसर मिल जाए, x3 रखें तो एक और नई वैल्यू मिल जाए, x4 रखें तो एक और नई वैल्यू मिल जाए। ऐसा ना हो कि जब हमने x1 रखा तो ये वैल्यू मिली और x2 रखने में भी ये वैल्यू मिली। वो फंक्शन तो जरूर होगा लेकिन फंक्शन 1 1 नहीं होगा। 1 1 कहता है कि x1 की वैल्यू फंक्शन में सब्स्टिट्यूट, x की में से कोई वैल्यू फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y में से एक यूनिक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो किसी और x की वैल्यू के लिए इमेज ना हो। ठीक, तो ये हो जाएगा f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3, f ऑफ x4। मतलब हमने फंक्शन में x1 रखा तो f ऑफ x1 को वैल्यू मिलेगी y के सेट के अंदर, जब फंक्शन में x2 रखेंगे तो f ऑफ x2 को वैल्यू मिलेगी, फंक्शन में x3 रखेंगे तो f ऑफ x3 को वैल्यू मिलेगी, और फंक्शन में x4 रखेंगे तो f ऑफ x4 को वैल्यू मिलेगी। और इन सब इस फंक्शन के लिए, इस मैपिंग के लिए 1 1 अगर इसे होना है तो क्या होना चाहिए, f of x1 should not be equals to f of x2, should not be equals to f of x3, should not be equals to f of x4। अगर ऐसा होता है मतलब जो भी y के अंदर वैल्यूज आ रही हैं वो x में से सिर्फ किसी एक वैल्यू के लिए ही इमेज होना चाहिए, वो किसी और x की वैल्यू के लिए इमेज अगर नहीं है तभी ये फंक्शन की मैपिंग 1 1 कहलाएगी। क्लियर हो गया? तो वही चीज यहाँ पे हम लोगों ने मैथमेटिकली सिंबॉलिकली लिख दिया है कि f ऑफ जो हमने x1 x2 x3 की वैल्यू इस fx में सब्स्टिट्यूट की तो हमें x1 fx2 fx3 fx4 मिल गया। लेकिन इसके लिए अगर ये यहाँ से यहाँ 1 1 होना है तो क्या होना चाहिए, होना चाहिए f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ x3 और f ऑफ x4 में से किसी को भी आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। ना ही f ऑफ x1 को इसके इक्वल होना चाहिए, ना इसको इसके, ना इसके इसको, ना इसको इसके, कोई भी आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। ये भी इसको भी यूनिक होना है, यूनिक एंड डिफरेंट, इसे भी यूनिक एंड डिफरेंट होना है, इसे भी यूनिक एंड डिफरेंट होना है, और इसे भी यूनिक एंड डिफरेंट होना है। अगर ये सब होता है तो फंक्शन की मैपिंग 1 1 कही जाएगी। अब जब क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि इसे प्रूव करना है, कि टू प्रूव given function is 1 1, हमें अगर ये प्रूव करना है कि दिया हुआ फंक्शन 1 1 है तो हमें क्या करना होगा। अच्छा, 1 1 कहता है कि x1 रखेंगे तो यूनिक और डिफरेंट x1 मिलना चाहिए, x2 रखेंगे यूनिक और डिफरेंट x2 मिलना चाहिए, x3 रखेंगे यूनिक डिफरेंट x3 मिलना चाहिए, x4 रखेंगे तो यूनिक और डिफरेंट x4 मिलना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा हम लोग मान लेते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि फॉर प्रूफ करने के लिए हम लोग इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हम लोग सबसे पहले ये मानेंगे कि फॉर x1 x2 बिलोंगिंग्स टू कैपिटल X, कैपिटल X के हम लोग दो एलिमेंट को आर्बिट्रेरी लेंगे। हमने x1 x2 लिया है, आप x3 x4 लीजिए, कोई भी ले लीजिए। हमने x1 x2 ले लिया, हमने माना कि x के दो एलिमेंट हैं x1 और x2, उनके लिए क्या माना कि f of x1 is equals to f of x2। हमने जो 1 1 की कंडीशन होती है उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ले लिया कि x1 और x2 अगर ये फंक्शन 1 1 होगा तो हमने ये प्रूव करना है। तो हम लोग ये मान के चले कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, मतलब x की कोई दो वैल्यू है x1 और x2 जिनके लिए fx1 और fx2 बराबर हो गया, मतलब इसकी और इसकी y के अंदर इमेज सेम बनने लगी। इसका मतलब ये हो गया, ये कहता है कि अगर ये फंक्शन एस्टेब्लिश किया, यहाँ x1 x2 है और यहाँ कोई y है तो इसकी भी इमेज यही है और इसकी भी इमेज यही है, हमने ये मान लिया। ठीक, अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी फंक्शन दिया होगा उसी के हिसाब से मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते चले आएंगे और आखिरी हम लोग क्या देखेंगे कि x1 और x2 बराबर हो जाएंगे। आखिर हम लोग पाएंगे कि हमने जो x के दो एलिमेंट लिए थे x1 और x2 वो दोनों अलग नहीं है बल्कि दोनों सेम है। मतलब आखिर में क्या होगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये एक x बन जाएगा।
मतलब x1 और x2 अलग अलग एलिमेंट ना होकर x1 और x2, तो आखिरी में जब हम प्रूव कर रहे थे तो आखिरी में पता चलेगा जो हमने माना था कि x1 और x2 अलग एलिमेंट है, प्रूफ करते करते दिखाई दिया कि x1 और x2 अलग नहीं है, x1 और x2 तो एक ही एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर x1 और x2 एक ही एलिमेंट हो गया तो उनकी इमेज तो सिर्फ एक ही बनी, fx, वो ना fx1 हुई ना वो fx2 हुई, वो दोनों एक हैं तो उसकी सिर्फ एक ही तो इमेज बन रही, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन 1 1 है। तो अगर x1 इक्वल्स टू x2 हो गया, मान लेते हैं अगर x1 और x2 बराबर हो गए, तो चाहे हम लोग f ऑफ x1 लिखें या f ऑफ x2 लिखें, तो f ऑफ x2 को f ऑफ x1 भी तो लिख सकते हैं, f ऑफ x2 को f ऑफ x1 लिख सकते हैं। तो f ऑफ x1 ये भी है, f ऑफ x1 ये भी है, तो इन सब की वैल्यू एक y आ रही है, मतलब फंक्शन 1 1 इसका प्रूव हो गया। हमने माना था कि x1 x2 पे दो अलग अलग वैल्यू है, उसकी वजह से जो y के अंदर उनकी इमेज बन रही है वो सेम है, लेकिन प्रूव किया तो पता चला x1 x2 अलग नहीं है, x1 x2 तो एक ही वैल्यू है, तो मतलब अगर वो एक ही वैल्यू है तो उसकी एक ही तो इमेज बन रही है y के अंदर, कोई दो इमेज तो बन ही नहीं रही है, और जब दो इमेज बन ही नहीं रही तो फंक्शन 1 1 होगा ही, और 1 1 ना हो ऐसा सवाल होता ही नहीं। ठीक, तो हम ये सीख रहे कि फंक्शन 1 1 होता है तो उसे कैसे प्रूव करेंगे। अब बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की। कोई फंक्शन ऑन टू कब होगा, इसके लिए वही दो साइड बना लेते हैं, एक बनाया x, एक बनाया y, x टू y हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया fx, x के एलिमेंट हो गए x1, x2, x3, x4। अब कोई भी फंक्शन x टू y, कोई फंक्शन fx डिफाइन है, x के एलिमेंट हमने मान लिए x1 x2 x3 x4, तो चार एलिमेंट मान लिए, चार से ज्यादा हो सकते हैं, चार से कम भी हो सकते हैं। एक आर्बिट्ररी केस लिया हमने खाली अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो x के चार एलिमेंट हो गए, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया। अब अगर x टू y फंक्शन ऑन टू है तो ऑन टू का मतलब ये हो रहा है कि जो भी y के अंदर वैल्यूज हैं वो सब x की किसी ना किसी वैल्यू के लिए इमेज जरूर होंगी, मतलब y के अंदर कोई ऐसी वैल्यू ना होनी चाहिए जो किसी x के लिए इमेज ना हो। ठीक, तो अगर ये x टू y फंक्शन ऑन टू है तो y के अंदर सिर्फ वही वैल्यूज होंगी जो जो x के लिए इमेज होंगी। तो y के अंदर वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, fx1, fx2, fx3, fx4। तो हमने पाया वो जो फंक्शन का डोमेन है, फंक्शन की डोमेन हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन में, और कोडोमेन में जो जो वैल्यूज हैं वो सब वैल्यूज x की किसी ना किसी वैल्यू के लिए इमेज जरूर है। कोडोमेन की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो x की किसी वैल्यू के लिए इमेज ना हो, तब ये x टू y फंक्शन ऑन टू होगा। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो डोमेन हमने वैल्यू रखी फंक्शन में, हमने पाया कोडोमेन की वैल्यू x1, fx2, fx3, fx4, मतलब कोडोमेन के अंदर fx1, fx2, fx3, fx4 ही वैल्यूज हैं। कोडोमेन के अंदर भी चार वैल्यू हैं, डोमेन के अंदर भी चार वैल्यू हैं, और कोडोमेन की जो चारों वैल्यू हैं वो सब डोमेन की किसी ना किसी वैल्यू के लिए इमेज जरूर है। अगर ऐसा होता है तो x टू y फंक्शन ऑन टू कहलाता है, ऑन टू। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे कोई अगर मान लीजिए कोडोमेन के अंदर एक और वैल्यू आ जाती है y5, अब x1 की मैपिंग fx1 से, x2 की मैपिंग fx2 से, x3 की मैपिंग fx3 से, x4 की मैपिंग fx4 से, लेकिन कोडोमेन के अंदर एक वैल्यू ये है y5 जो डोमेन की किसी भी वैल्यू से मैप नहीं है, तब फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोडोमेन की एक ऐसी वैल्यू है जो डोमेन की किसी भी वैल्यू के लिए इमेज नहीं है।